Assalamualaikum students, वेलकम टू अनदर वीडियो ट्यूटोरियल इन माय यूट्यूब चैनल मेडिकोलॉजी। आज जो हमारी वीडियो का टॉपिक है वो है बायो एनर्जेटिक्स फोटोसिंथेसिस को आज हमने कवर करना है। क्योंकि ये इस टॉपिक की वीडियो पहले भी मौजूद है, लेकिन आज की वीडियो रिवाइज्ड मैंने बनाने का फ़ैसला किया स्पेसिफ़िकली उन लोगों के लिए जो एप्टीट्यूड के स्टूडेंट्स हैं। तो बच्चों, आज की ये वीडियो एंड तक देखना, और अगर एंड तक देखने के बावजूद भी लाइट रिएक्शन जो आज का टॉपिक है वो समझ में नहीं आता तो चैनल को अनसब्सक्राइब कर देना, दैट्स माय गारंटी। अब जो है मेरी पूरी कोशिश है कि मैं इसको आसान से आसान करके आपको समझा सकूं। तो विदाउट एनी डिले हम स्टार्ट करते हैं। पहले थोड़ा सा इंट्रोडक्शन चैप्टर के नाम का ले लेते हैं, बायो एनर्जेटिक्स का, उसके बाद हम अपने मेन टॉपिक पर आएंगे। तो कोशिश ये होगी कि जितनी प्रॉपरली जितना ज़्यादा से ज़्यादा आज हम टॉपिक कवर अप कर सकें। तो भाई देखो, बायो एनर्जेटिक्स हम स्टार्ट करते हैं। अगर आप पहली बार वीडियो देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करना। बायो एनर्जेटिक्स टॉपिक का नाम है। अब इस टॉपिक को समझने से पहले, बायो एनर्जेटिक्स के वर्ड को समझने से पहले दो बातें आप याद रखो। आपने एक लॉ पढ़ा होगा, वो लॉ क्या था? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। उसमें क्या बात कही गई है कि एनर्जी के नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड कैन कन्वर्ट फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। एनर्जी जो है कभी भी क्रिएट नहीं की जा सकती, एनर्जी को कभी भी डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सकता। इसकी बहुत सारी एग्जांपल आपको देखने को मिली होंगी, जस्ट लाइक के विंड एनर्जी है, वाइंड टरबाइन से इलेक्ट्रिसिटी बनाई जाती है, फिर यानी विंड एनर्जी जो है इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है, फिर वो हमारे घरों तक आ रही है, फिर उससे हमारी लाइट्स जल रही है, बल्ब ऑन हो रहा है। तो इसका मतलब है विंड एनर्जी इलेक्ट्रिक एनर्जी में, फिर उसके बाद लाइट एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है। तो एक एनर्जी एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में ही कन्वर्ट हो रही होती है ना। इसकी एग्जांपल ज़रा हम अपनी लाइफ से लेते हैं। सही है, लाइफ से कैसे लेते हैं? देखो, सनलाइट आ रही है, लाइट आती है, प्लांट क्या करता है? फोटोसिंथेसिस करता है। फोटोसिंथेसिस करके क्या करता है? फूड बनाता है। इसका मतलब है लाइट एनर्जी को प्लांट क्या कर रहा है? फूड एनर्जी, केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहा है। हमने क्या किया? फूड को खाया, फूड आया, इसका मतलब है वो केमिकल एनर्जी हमारी बॉडी के अंदर आ गया। अब हमारी बॉडी में क्या हुई? डाइजेशन हुई, डाइजेशन होने के बाद रेस्पायरेशन हुई। रेस्पायरेशन में वो जो फूड एनर्जी था वो फिर हमारी बॉडी के मसल्स, पूरी और बॉडी को मिलता है। हम क्या कर रहे हैं? वर्क डन कर रहे हैं, वर्क डन कर रहे हैं, उस एनर्जी को यूज़ कर रहे हैं। तो इसका मतलब है एक एनर्जी जो लाइट से आ रही थी वो हमारी प्लांट तक पहुंची, प्लांट ने उसको फूड में कन्वर्ट किया, फूड कन्वर्ट होने के बाद हमारी बॉडी में आई, हमने क्या किया? मैकेनिकल वर्क किया और वर्क डन करने में वो एनर्जी कंज्यूम कर दी। तो ये जो एनर्जी का लेवल है, ये जो एनर्जी की चेंजेस है ना, ये लिविंग बॉडी के अंदर हो रही होती है। तो जब कभी भी लिविंग बॉडी में हम एनर्जी चेंजेस को देखते हैं, ये बायोलॉजी की वो ब्रांच जिसमें हम लिविंग बॉडी के अंदर एनर्जी कन्वर्जन को देखते हैं, वो कहलाती है बायो एनर्जेटिक्स। समझ में आ रही है बात? एनर्जेटिक यानी लिविंग बॉडी के अंदर जो एनर्जी की चेंजेस आ रही हैं, एनर्जी की कन्वर्जन हो रही है, हम उसकी स्टडी किस में करते हैं? बायो एनर्जेटिक्स में करते हैं। सही है। नीड्स ऑफ एनर्जी की नीड क्या है? हमारी बॉडी में डिफरेंट मेटाबॉलिक रिएक्शंस हो रहे होते हैं, डिफरेंट टाइप के रिएक्शंस हो रहे होते हैं, जिसमें एनर्जी यूज़ भी होती है, एनर्जी रिलीज़ भी होती है। अगर एनर्जी यूज़ हो रही है तो वो कहलाता है एंडरगोनिक रिएक्शन, और अगर एनर्जी रिलीज़ हो रही है तो वो कहलाता है एक्सर्गोनिक रिएक्शन। बेसिकली होता ये है कि एंडरगोनिक रिएक्शन में एनर्जी एब्जॉर्ब होती है, यूज़ होती है, और उससे कोई नया कंपाउंड बॉडी के अंदर बन रहा होता है। एक्सर्गोनिक में होता है ये कि कंपाउंड की ब्रेक डाउन होती है और फिर उससे एनर्जी निकलती है, बॉडी उसको यूज़ कर रही होती है। एक हमारे पास एक बहुत इंपॉर्टेंट सब्सटेंस है बॉडी का, जिसको हम एटीपी के नाम से जानते हैं, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, जो कि एक मोनोन्यूक्लियोटाइड है। सही है। अभी इसकी स्ट्रक्चर पे नहीं जा रहे। बेसिकली है क्या? एडिनोसिन जब 3 फॉस्फेट के साथ अटैच है, दिस इज कॉल्ड एटीपी, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। सही है, 3 फॉस्फेट अटैच है, फॉस्फेट 1, फॉस्फेट 2, फॉस्फेट 3। अब बेसिकली होता ये है कि जो फॉस्फेट नंबर 3 है, ये जो लास्ट वाला फॉस्फेट है, इसको मैंने वेवी लाइन से इस वजह से दिखाया क्योंकि ये ईजिली रिमूव हो जाता है। तो भाई ये बाउंडेड है, जब ये बॉन्ड ब्रेक होगा अंदर की एनर्जी निकलेगी। जब एक फॉस्फेट ब्रेक होगा तो कितने फॉस्फेट बच जाएंगे? 2 फॉस्फेट बच जाएंगे। हम इसको कहेंगे एडीपी, यानी एडिनोसिन डाइफॉस्फेट। इस फॉस्फेट के रिमूव होने से, क्योंकि बॉन्ड के ब्रेक होने से एनर्जी निकलेगी। वो एनर्जी 7.3 किलो कैलोरीज के बराबर है, या फिर 30.8 किलो जूल के बराबर है। कुछ बुक्स में 31.6 भी लिखा है। अच्छा भाई, अब एनर्जी रिलीज़ होगी और फिर एडीपी बन जाएगा। अब जब एनर्जी
मौजूद होगी, एनर्जी बॉडी में होगी, तो ये एटीपी दोबारा से फॉस्फेट को गेन करेगा, बॉन्ड बनाएगा और दोबारा से एटीपी में कन्वर्ट हो जाएगा। बट थिंग इज डैट जब एटीपी एडीपी में कन्वर्ट हो रहा था तो वह एनर्जी को रिलीज कर रहा था। दिस वन इज एक्सर्गोनिक रिएक्शन। और जब एटीपी एडीपी में कन्वर्ट हो रहा था तो एनर्जी को गेन कर रहा था। सही है, समझ में आ रही बात। अच्छा, अब इसका फ़ायदा क्या होता है? इसका फ़ायदा ये होता है कि एटीपी जो होता है वो हमारी बॉडी में एज एन एनर्जी स्टोरिंग मॉलिक्यूल एक्ट करता है। एनर्जी स्टोरिंग मॉलिक्यूल एक्ट करता है। समझ में आ रही बात। जैसे कि हम करेंसी को यूज़ करते हैं, कोई चीज़ चाहिए होती है, हमने करंट 500 का नोट निकाला, 1000 का नोट, कोई भी नोट निकाल के हम देते हैं दुकान वाले को, वो हमें चीज़ दे देता है अपनी मर्ज़ी की जितनी उसकी प्राइस होती है। इन द सेम वे जब बॉडी की इनको नीड होती है एनर्जी की, तो एटीपी ब्रेक होता है एडीपी में और वो एनर्जी प्रोवाइड कर देता है। जब बॉडी के पास एनर्जी आती है, हम फूड इंटेक करते हैं, तो फिर एटीपी दोबारा से फॉर्म हो जाता है ताकि ज़रूरत पड़ने पर एटीपी एनर्जी प्रोवाइड कर सके। क्योंकि हम हर वक्त फूड इंटेक नहीं कर रहे, फूड जब हर वक्त इंटेक नहीं कर रहे तो इसका मतलब है एनर्जी को रिजर्व भी तो रखना है। तो वो कौन करता है? एटीपी करता है। दैट इज़ द रीज़न वाई एटीपी इज टर्म्ड एज एनर्जी करेंसी। समझ में आ गई बात। सही। करेंसी क्या है? स्टोरेज फॉर्म ऑफ मनी है। और एटीपी क्या है? स्टोरेज फॉर्म ऑफ एनर्जी इन आवर बॉडी है। ठीक है भाई, चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम अपना टॉपिक पे आते हैं, दैट इज़ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस दो तरह की हम रिएक्शन को पढ़ते हैं। एक वर्ड आपने बहुत सुना होगा, दैट इज़ मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म को बिल्कुल आसान अल्फाज में ऐसे डिफ़ाइन किया जा सकता है कि भाई जितने भी केमिकल रिएक्शन लिविंग बॉडी में हो रहे हैं वो सारे क्या है? मेटाबॉलिज्म है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ मेटाबॉलिज्म, एनाबॉलिज्म, कैटाबॉलिज्म। जब छोटे छोटे मॉलिक्यूल से मिलकर एक लार्ज मॉलिक्यूल बन जाए, दिस इज़ कॉल्ड एनाबॉलिज्म। जब एनाबॉलिज्म होती है तो वो एनर्जी एब्जॉर्ब करके होती है, क्योंकि छोटे मॉलिक्यूल आपस में कंबाइन हो रहे हैं तो उसको एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है। और जब एक बड़ा मॉलिक्यूल छोटे मॉलिक्यूल में ब्रेक हो जाए, दिस इज़ कॉल्ड कैटाबॉलिज्म। सही है, और वो एनर्जी रिलीज़ करता है। अब एक और बात, फोटोसिंथेसिस जो है वो एनाबॉलिज्म है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर से मिलके एक बड़ा ग्लूकोज का मॉलिक्यूल बन रहा होता है एनर्जी को गेन करके। दैट्स वाई फोटोसिंथेसिस इज एन एनाबॉलिक रिएक्शन। फोटोसिंथेसिस, फोटो का मतलब है लाइट, सिंथेसिस का मतलब है टू प्रिपेयर। फोटोसिंथेसिस उन ऑर्गेनिज्म में होती है जो कि ऑटोट्रोफ होते हैं, ख़ास तौर पे प्लांट्स में और एल्गी में। सही है, ये कहा जाता है कि दुनिया में सबसे ज़्यादा फोटोसिंथेसिस एल्गी में हो रही होती है। सही है। अच्छा भाई, अब बैक्टीरिया में भी होती है फोटोसिंथेसिस। हम यहाँ पे प्लांट के एस्पेक्ट से बात करें, एक जनरल बात कर रहे हैं। सही है। अच्छा भाई, फोटोसिंथेसिस कैसा प्रोसेस है? एनर्जी कन्वर्टिंग प्रोसेस है। एनर्जी कन्वर्टिंग का मतलब है जिसमें क्या होती है? लाइट एनर्जी फूड एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है। कौन कर रहा है? ये प्लांट कन्वर्ट कर रहा है, या ऑटोट्रोफिक ऑर्गेनिज्म कन्वर्ट कर रहे हैं जिसमें प्लांट आता है, एल्गी है, बैक्टीरिया है। अब इसमें सिंपली हो क्या रहा है? हो ये रहा है कि भाई कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, दीज टू आर इनऑर्गेनिक सब्सटेंस, सनलाइट की एनर्जी को ऑब्टेन करते हैं क्लोरोफिल की मौजूदगी में, और कन्वर्ट हो जाते हैं ग्लूकोज में और ऑक्सीजन में। अच्छा, अब ये पूरा रिएक्शन क्या कहलाता है? फोटोसिंथेसिस कहलाता है। क्या कहलाता है? फोटोसिंथेसिस कहलाता है। अब एक और बात, अब थिंग इज़ डैट किया ये गया कि भाई कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को मिला दिया गया, देखते हैं कि भाई ग्लूकोज बनता है या नहीं बनता। ग्लूकोज नहीं बना। सही है। फिर क्या किया गया? ऑब्जेक्शन आया कि सनलाइट नहीं है, तो धूप में ये काम किया गया, फिर भी नहीं बना। फिर क्या कहा गया कि क्लोरोफिल चाहिए, पिगमेंट का मॉलिक्यूल चाहिए, क्लोरोफिल भी डाल दिया गया, फिर भी कार्बोहाइड्रेट नहीं बना। तो फिर क्या हुआ? पता ये चला कि भाई इस कार्बोहाइड्रेट को बनाने के लिए ये सिंपल प्रोसेस नहीं है। देखने में हमें ये इक्वेशन लग रहा है सिंपल सा, लेकिन ऐसा नहीं होता। फोटोसिंथेसिस मल्टीपल स्टेप्स में कन्वर्ट होता है। जिस तरीके से अगर आपसे कहा जाए आप चावल, गोश्त, सारी चीज़ें डाल दो, बिरयानी के जितने भी इंग्रेडिएंट्स हैं उन सबको कंटेनर में डाल दो और स्टोव को ऑन कर दो, तो क्या बिरयानी बन जाएगी? ऑब्वियसली नहीं बनेगी। उसके डिफरेंट स्टेप्स होते हैं, उन सारे स्टेप्स को फॉलो करना पड़ता है।
ठीक है। तो इसी तरह से फोटोसिंथेसिस के भी दो स्टेप्स होते हैं, लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन। लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन। लाइट रिएक्शन का मतलब है उस रिएक्शन को इनिशिएट स्टार्ट करने के लिए लाइट एनर्जी चाहिए। डार्क रिएक्शन का मतलब ये नहीं है कि वो अंधेरे में हो रहा है, इसका मतलब ये है कि उसको इनिशिएट करने या स्टार्ट करने के लिए लाइट एनर्जी नहीं चाहिए। सही है। अगर हम फोटोसिंथेसिस को एक समराइज़ करके देखें तो होता कुछ यूँ है कि देखो, फोटोसिंथेसिस को अगर हम देखें तो रॉ मटेरियल क्या है हमारे पास? रॉ मटेरियल है कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। रॉ मटेरियल होता क्या है? जो बेसिकली प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाता है। दीज आर द रॉ मटेरियल। सही है। जो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है वो रॉ मटेरियल है। सही है। अच्छा, ये नहीं है जो यूज़ हो रहा है वो नहीं है। सही है, याद रखें, वरना सनलाइट भी यहाँ पे यूज़ हो रही है, क्लोरोफिल भी हो रहा है। सही है, लेकिन जो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है, इसकी मैं अब एग्जांपल आपको ये देता हूँ कि भाई आपको चाय बनानी है, आपने क्या किया, दूध, पत्ती, चीनी, सारी चीज़ें डाली और उसमें कंटेनर भी रखा, गैस भी ऑन किया। तो आप चाय बनाने के लिए आपको कंटेनर भी चाहिए, स्टोव भी चाहिए, गैस भी चाहिए और दूध, पत्ती, चीनी भी चाहिए। लेकिन चाय जब आप बनाते हो उस चाय में होता है क्या है? दूध होता है, चीनी होती है, पत्ती होती है, ये सारी चीज़ें होती है। सही है, लेकिन गैस तो नहीं होता। गैस हालांकि यूज़ हुआ है लेकिन चाय में गैस नहीं होता। तो इसका मतलब है चाय का रॉ मटेरियल क्या था? दूध, चीनी, पत्ती, ये सारी चीज़ें थी। समझ में आ रही है बात? हालांकि गैस भी यूज़ हुआ था। तो बेसिकली जो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है, दिस इज़ द रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल है हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। आपके बुक में रोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, रोल ऑफ वाटर अलग अलग है, आपने उसको रीड करना है। मैं यहाँ पे उसको बता रहा हूँ ताकि आप इसको आसानी से समझ सको। कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से हासिल होता है? एयर से हासिल होता है, एटमॉस्फेयर से हासिल होता है, लीव में स्टोमेटा के ज़रिए एंटर होता है। सही है। वाटर कहाँ से हासिल होता है? वाटर हासिल होता है रूट से, रूट अब्जॉर्ब, सॉइल से हासिल होता है, रूट अब्जॉर्ब करता है, फिर जाइलम के ज़रिए लीव्स तक पहुँचा देता है। सही है। अब ज़रा समझो, पहले वाटर के बारे में समझो। वाटर, सनलाइट आएगी, सही है, सन जैसी लाइट एनर्जी आएगी वाटर स्प्लिट हो जाएगा। वाटर स्प्लिट कैसे होगा? वाटर के पास तो दो ही चीज़ें हैं, एक तो हाइड्रोजन है, दूसरा ऑक्सीजन है। सही है, एक हाइड्रोजन है, दूसरा ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन किसी काम का नहीं होता, यहाँ पर ऑक्सीजन बाहर निकल जाता है, बोलता है मैं जा रहा हूँ यहाँ से। सही है, ऑक्सीजन वाटर को छोड़कर चला जाता है। अब एक और बात, ऑक्सीजन का क्या कोई रोल है? वो तो बाहर निकल रहा है, बिल्कुल इसका रोल है। ऑक्सीजन बाहर नहीं निकलेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड अंदर कैसे आएगा? एक्सचेंज होता है दोनों। सही है, तो ऑक्सीजन इनडायरेक्टली ही सही बट फोटोसिंथेसिस में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि वो कार्बन डाइऑक्साइड को अंदर आने देता है। सही है, ये याद रखना। अब थिंग इज दैट के ऑक्सीजन चला गया, बच क्या गया? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन बेचारे के पास दो ही चीज़ें होती हैं, एक इलेक्ट्रॉन होता है न्यूक्लियस के अंदर, एक प्रोटॉन होता है। सही है, ये रहा। सही है। अब हुआ क्या? ऑक्सीजन चला गया, ये हो रहा है लाइट रिएक्शन में। लाइट रिएक्शन में क्या हो रहा है? लाइट आई, वाटर स्प्लिट हो गया। मैं समराइज बता रहा हूँ अभी। सही है, लाइट आई, वाटर स्प्लिट हो गया। जब वाटर स्प्लिट हुआ तो ऑक्सीजन चला गया, बच गया इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन। इस इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन को एक कैरियर मॉलिक्यूल, एक डाई न्यूक्लियोटाइड, वी कॉल इट निकोटीन अमाइड डाई न्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट, NADP, वो गेन करता है और कन्वर्ट हो जाता है NADPH2 में। सही है, NADPH2 में, यानी NADPH2 लाइट रिएक्शन में रिड्यूस हो रहा है और लाइट रिएक्शन से चला जाता है। ATP आया, ATP ने एनर्जी गेन की और ATP फॉर्म, ADP आया, ATP ने एनर्जी गेन की और ATP फॉर्म होके चला गया। सही है, इसका मतलब है लाइट रिएक्शन में हुआ ये कि NADPH2 फॉर्म हुआ, वाटर की स्प्लिटिंग से इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन निकला, उसको NADP ने ले लिया, एनर्जी आई, उसको ADP ने ले लिया, ATP आ गया। अब ये दोनों आते हैं डार्क रिएक्शन में। डार्क रिएक्शन में होना होता है कार्बन डाइऑक्साइड को रिड्यूस। रिडक्शन का मतलब आपको समझ आता होगा, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन इज कॉल्ड रिडक्शन, या एडिशन ऑफ हाइड्रोजन आयन इज कॉल्ड रिडक्शन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड रिडक्शन। हाइड्रोजन ऐड होगा तो उसमें इलेक्ट्रॉन भी है, प्रोटॉन भी है। सही, अब हुआ क्या? इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन आ गए किसके पास? NADPH2 के पास है। अभी इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन किसके पास है? NADPH2 के पास है। अब क्या हुआ? ये NADPH2 कार्बन डाइऑक्साइड को रिड्यूस होना है, रिड्यूस होने के लिए क्या चाहिए? इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन चाहिए। कौन देगा? NADPH2 देगा। NADPH2 कार्बन डाइऑक्साइड को इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन देगा, लेकिन ये जब तक नहीं हो सकता जब तक उसके पास एनर्जी नहीं होगी। एनर्जी कौन देगा? ATP देगा। यानी हुआ ये कि NADP लाइट रिएक्शन से इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन लाया, ATP एनर्जी ले आया, ला के कार्बन डाइऑक्साइड को दे दिया। कार्बन डाइऑक्साइड कन्वर्ट किस में हो गया? ग्लूकोज में।
सही है। जब NADPH2 इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन दे देगा फिर कन्वर्ट हो जाएगा NADP में, ATP एनर्जी दे देगा फिर कन्वर्ट हो जाएगा ADP में, फिर दोनों मुंह उठा के आ जाएंगे लाइट रिएक्शन के पास कि भाई डार्क रिएक्शन ने हमारी एनर्जी भी ले ली, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन भी ले लिया, हमें दोबारा से दो। फिर लाइट रिएक्शन में वाटर स्प्लिट होगा, फिर NADPH2 उसको देगा। समझ में आ रही है बात? तो लाइट रिएक्शन में क्या होता है, लाइट रिएक्शन में वाटर की स्प्लिटिंग होती है, NADPH2 फॉर्म होता है और ATP बनता है। डार्क रिएक्शन में कार्बन डाइऑक्साइड रिड्यूस होता है, उसको रिड्यूस करने के लिए जो लाइट रिएक्शन से NADPH2 बना था वो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन देता है, लाइट रिएक्शन से जो ATP आया था वो एनर्जी देता है, और फिर फाइनली हमारा प्रोडक्ट मिल जाता है। सही है। तो भाई देखो, वाटर से ये ऑक्सीजन निकला, ये हमारे दो रिएक्टेंट थे, रॉ मटेरियल, ये हमारा दो प्रोडक्ट है। ऑक्सीजन तो चला गया, हम उसको कहते हैं बाई प्रोडक्ट। ये बच गया हमारे पास ग्लूकोज, ये हमारा मेन प्रोडक्ट है। अब समझ में आ रही है बात? अब जो है ये जो मेन प्रोडक्ट है इसके पास तीन रास्ते होते हैं, ग्लूकोज है इसके पास तीन रास्ते होते हैं। इन तीन रास्ते को देखो भाई, ये हो कहाँ पे रहा है, ये पूरा रिएक्शन हो रहा है क्लोरोप्लास्ट में। कहाँ पे हो रहा है? क्लोरोप्लास्ट में। लाइट रिएक्शन हुआ थाइलाकॉइड में। क्लोरोप्लास्ट के अंदर एक मेम्ब्रेन सिस्टम मौजूद होता है, वी कॉल इट थाइलाकॉइड। सही। और क्लोरोप्लास्ट का जो फ्लूइड होता है हम उसको स्ट्रोमा कहते हैं। ग्लूकोज के पास तीन रास्ते हैं। पहला रास्ता, अगर वो स्ट्रोमा में रहेगा तो वो स्टार्च में कन्वर्ट हो जाएगा और स्टोर हो जाएगा एज अ फूड रिजर्वेयर। सही है। दूसरा रास्ता ये है कि अगर वो स्ट्रोमा से निकला साइटोप्लाज्म में गया, क्योंकि ये तो सेल के अंदर है ना, यहाँ से निकलेगा तो साइटोप्लाज्म में बाहर, साइटोप्लाज्म में जाएगा तो साइटोप्लाज्म में डिफरेंट रिएक्शन के ज़रिए वो दूसरे कंपाउंड में, जैसे अमाइनो एसिड है, प्रोटीन है, या फिर फैटी एसिड है, डिफरेंट सब्सटेंस में कन्वर्ट हो जाएगा। तीसरा रास्ता, अगर माइटोकॉन्ड्रिया में चला गया, माइटोकॉन्ड्रिया इज़ द पावर हाउस ऑफ द सेल। सही है। माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होगी? एनर्जी कन्वर्जन होगी, यानी माइटोकॉन्ड्रिया में सेल्यूलर रेस्पिरेशन होगी। वो जो ग्लूकोज था वो ब्रेक हो जाएगा दोबारा से और एनर्जी सेल को प्रोवाइड कर देगा। ठीक है भाई, ये रास्ते होते हैं, ये चीज़ें होती हैं। तो वाटर पढ़ लिया, कार्बन डाइऑक्साइड पढ़ लिया, ग्लूकोज पढ़ लिया, ऑक्सीजन पढ़ लिया। दो चीज़ें अभी भी रह गई, लाइट, सनलाइट और क्लोरोफिल। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं क्लोरोफिल। क्लोरोफिल इज़ द पिगमेंट। पिगमेंट अगर आपसे पूछूं तो जहन में यही आता होगा, जो कलर प्रोड्यूस करे वो पिगमेंट होता है, जबकि ऐसा नहीं है। पिगमेंट आर दोज मॉलिक्यूल, दो सब्सटेंस विच एब्जॉर्ब लाइट एनर्जी। जो लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहा है वो पिगमेंट है। सही है। बेसिकली कोई भी लाइट जब किसी भी ऑब्जेक्ट पे स्ट्राइक करती है ना, उसके बाद तीन रास्ते होते हैं। अगर वो ऑब्जेक्ट ट्रांसपेरेंट है, लाइट ट्रांसमिट हो जाएगी। सही है। अगर वो ऑब्जेक्ट ओपेक है तो दो रास्ते होंगे, या तो लाइट उसमें एब्जॉर्ब होगी या तो लाइट उससे स्ट्राइक करके वापस आएगी। तो बेसिकली वाइट लाइट में 7 कलर्स होते हैं, वेबगियर्ड, वॉलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। सही है। वॉलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। अब ये 7 कलर हैं। अब होगा क्या? होगा ये कि भाई वाइट लाइट अगर किसी पे स्ट्राइक कर रही है तो ये सातों कलर लाजमी नहीं है कि सातों के सातों एब्जॉर्ब हो जाएं। अगर ग्रीन दूसरे कलर एब्जॉर्ब हो गए, रेड कलर उससे रिफ्लेक्ट कर गया, रेड कलर उससे रिफ्लेक्ट करेगा, हमारी आंखों पे लगेगा, हमें वो चीज़ रेड कलर की नज़र आएगी। क्लोरोफिल है, क्लोरोफिल में ग्रीन लाइट एब्जॉर्ब नहीं होता, ग्रीन लाइट रिफ्लेक्ट होता है, जब भी वो हमें ग्रीन कलर का नज़र आ रहा होता है। लाइट आई, ग्रीन कलर से रिफ्लेक्ट होकर आंखों पे लगा, ग्रीन कलर का नज़र आ रहा है। अगर पूरी की पूरी लाइट रिफ्लेक्ट होकर आंखों पे लग जाए, वो ऑब्जेक्ट वाइट कलर का नज़र आएगा, और अगर सारी की सारी लाइट अब्जॉर्ब हो जाए तो वो ब्लैक कलर का नज़र आएगा। ठीक है भाई बच्चों। अच्छा, आई होप यहाँ तक बात समझ में आ गई हूँ। मैं इस पर ज़्यादा लंबी बात नहीं कर रहा, फिज़िक्स में ये चीज़ें पढ़ी भी होंगी आप लोगों ने। अच्छा भाई, रोल ऑफ पिगमेंट। पिगमेंट का क्या है? बहुत सारे पिगमेंट्स होते हैं। क्लोरोफिल है, क्लोरोफिल की भी 2 टाइप है, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी। उसका फार्मूला लिखा हुआ है, वो आप लोग देख लेना, मैं अभी यहाँ पे लिख नहीं रहा। अच्छा, उसके बाद जो है क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, ब्लूइश ग्रीन कलर होता है, क्लोरोफिल ए का येलोइश ग्रीन कलर होता है, क्लोरोफिल बी का कैरेटीन होता है, फियोफाइटीन होता है, जेंथोफिल होता है, ये सारे पिगमेंट्स मौजूद होते हैं, बट डोमिनेटिंग पिगमेंट होता है क्लोरोफिल। सही है। दैट्स वाई ऊपर की जो लेयर चढ़ी हुई होती है वो क्लोरोफिल की होती है। सही है। तो ग्रीन कलर का हमें नज़र आता है। अब समझो इस बात को, हमारे अंदर कह रहा हूँ, पिगमेंट जो है लीफ के अंदर जो मीज़ोफिल सेल्स होते हैं लीफ के, उसके अंदर बेसिकली जो क्लोरोप्लास्ट होता है उसके अंदर जो थाइलाकॉइड होता है उसके अंदर एक पिगमेंट का कॉम्प्लेक्स बनता है। क्या बनता है? पिगमेंट का कॉम्प्लेक्स। किसके अंदर? क्लोरोप्लास्ट के थाइलाकॉइड के अंदर पिगमेंट का कॉम्प्लेक्स बनता है, उसको हम कहते हैं एंटीना कॉम्प्लेक्स।
क्या कहते हैं, एंटीना कॉम्प्लेक्स। समझ में आ रही है बात, एंटीना कॉम्प्लेक्स कहेंगे। एंटीना कॉम्प्लेक्स इज द पिगमेंट कॉम्प्लेक्स जिसमें क्लोरोफिल और कैरेटीन के पिगमेंट्स ज़्यादा डोमिनेटिंग होते हैं, और भी होते हैं लेकिन हम मोस्ट डोमिनेटिंग कैरेटीन और क्लोरोफिल होते हैं, तो हम उन्हीं को काउंट करते हैं, बाकी सबको इग्नोर कर देते हैं। अब समझो इस बात को, लाइट एनर्जी आएगी तो बेसिकली बहुत सारे पिगमेंट हैं, सही है। अब उस पिगमेंट में से एक पिगमेंट ऐसा होता है जो रिएक्शन को स्टार्ट करता है। एक जगह ऐसी होती है जहाँ पे क्लोरोफिल ए मौजूद होता है। कौन सा क्लोरोफिल होता है? क्लोरोफिल ए मौजूद होता है जो रिएक्शन को स्टार्ट करता है। वो एरिया कहलाता है रिएक्शन सेंटर, सही है। रिएक्शन सेंटर एंटीना कॉम्प्लेक्स में वो एरिया होता है जहाँ पर क्लोरोफिल ए मौजूद होता है और वहाँ से रिएक्शन स्टार्ट होता है, वो कहलाता है रिएक्शन सेंटर। अब देखो समझो इस बात को, लाइट एनर्जी आई, लाइट एनर्जी आके सारे, क्योंकि लाइट तो नल वेक्टर है ना, हर तरफ जाएगी, सारे पिगमेंट्स पे पड़ेगी, तो जिस पिगमेंट्स पे भी जाती है पिगमेंट उसको वहाँ पे रिएक्शन स्टार्ट नहीं करता, बल्कि लाइट एनर्जी को एक से दूसरे, दूसरे से तीसरे, तीसरे से चौथे, चौथे करते करते एक दूसरे को ट्रांसमिट करते करते अनटिल और अनलेस वो लाइट एनर्जी, वो क्योंकि लाइट फोटोन क्वांटम की फॉर्म में ट्रैवल करती है ना, वो क्वांटम, वो एनर्जी रिएक्शन सेंटर तक ना पहुंच जाए। मैंने क्या बताया, लाइट एनर्जी आई, किसी भी पिगमेंट पे पड़ी, वो पिगमेंट उस लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब नहीं करता बल्कि दूसरे पिगमेंट को ट्रांसमिट कर देता है, दूसरा तीसरे को, तीसरा चौथे को, अनटिल वो रिएक्शन सेंटर तक ना पहुंच जाए। रिएक्शन सेंटर तक लाइट एनर्जी पहुंचेगी तो क्या होगा, रिएक्शन स्टार्ट हो जाएगा। इससे फ़ायदा क्या होता है? इससे फ़ायदा ये होता है कि रिएक्शन सेंटर में जो क्लोरोफिल है, अगर उसको ज़्यादा इंटेंसिटी की लाइट मिलेगी तो वो डिस्ट्रॉय हो सकता है, सही है, वो डिस्ट्रॉय हो सकता है। तो यहाँ से जब एक दूसरे से तीसरे से होते हुए लाइट जाती है तो इतनी ही इंटेंसिटी जाती है लाइट की कि जितना क्लोरोफिल ए खुद बर्दाश्त कर सकता है, जितना बर्दाश्त कर सकता है उतनी इंटेंसिटी आई लाइट की और रिएक्शन स्टार्ट हो गया। कम आएगी रिएक्शन स्टार्ट ही नहीं होगा, ज़्यादा आएगी क्लोरोफिल ए डिस्ट्रॉय हो जाएगा। बट क्वेश्चन यहाँ पर एक ये आता है कि भाई क्योंकि सारे पिगमेंट में लाइट आ रही है तो भाई क्लोरोफिल ए पे भी तो डायरेक्टली लाइट आ रही होगी, सही है। अब जो डायरेक्ट लाइट उस पर आ रही है उसकी इंटेंसिटी तो फिल्टर नहीं हो रही, तो उसको कैसे बर्दाश्त करता है क्लोरोफिल ए? तो क्लोरोफिल ए ने उसका भी जुगाड़ लगाया हुआ होता है। क्या करता है, उसके बराबर में जो कैरेटीन होता है, जितनी एनर्जी उसको ज़रूरत होती है, जितनी एनर्जी रिएक्शन को स्टार्ट करने के लिए चाहिए, वो रख के बाकी की एनर्जी कैरेटीन को पकड़ा देता है कि ले भाई तू संभाल, सही है। ये इससे क्या होता है, क्लोरोफिल ए डिस्ट्रॉय होने से बच जाता है। ये फिनोमेना कहलाता है फोटो रिसेप्शन का, सही है। ये फिनोमेना क्या कहलाता है, फोटो रिसेप्शन के। इसकी एग्जाम्पल ऐसी, आप बहुत बोझ उठा कर ला रहे हो, बराबर में आपका दोस्त आ जाता है, कहता है यार आधी तू भी उठा ले, चल दोनों लेके चलते हैं। तो इन द सेम वे क्लोरोफिल ए के जब डायरेक्ट लाइट आती है तो वो उतनी बर्दाश्त नहीं कर सकता, वो थोड़ी सी किसको दे देता है, कैरेटीन को दे देता है, ठीक है भाई। ये फिनोमेना फोटो रिसेप्शन का कहलाता है। ये तो हमने पढ़ लिया रोल ऑफ पिगमेंट। लास्ट वन इज रोल ऑफ लाइट। लाइट का क्या रोल होता है? लाइट का रोल होता है, क्योंकि लाइट के बिना तो फोटोसिंथेसिस हो ही नहीं सकती, लाइट बहुत इंपॉर्टेंट है। अब लाइट जब भी पिगमेंट के मॉलिक्यूल पे पड़ती है तो मॉलिक्यूल ना वो, सही है, एटम से बना हुआ है, एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन है, तो बेसिकली जब लाइट पड़ेगी तो उसका जो इलेक्ट्रॉन होगा ग्राउंड स्टेट पे, ग्राउंड स्टेट का मतलब होता है जो उसका एनर्जी लेवल होता है, उस पर जो इलेक्ट्रॉन ट्रैवल कर रहा होता है, दिस इज़ द ग्राउंड स्टेट, जहाँ पे वो स्टेबल होता है। अब वहाँ से जब उसको लाइट पड़ेगी तो हमें, आपने फिज़िक्स में पढ़ा होगा कि अगर इलेक्ट्रॉन को हायर ऑर्बिटल में जाना है तो उसको जितना एनर्जी, दो ऑर्बिटल के बीच में, दो शेल के बीच में जितनी एनर्जी का डिफरेंस है उतनी एनर्जी गेन करनी पड़ेगी। तो भाई लाइट एनर्जी जब उसको मिलती है तो वो क्या करता है, वो वहाँ पे रुकता नहीं है बल्कि अपने से ऊपर वाली एनर्जी के स्टेट में चला जाता है, सही है। तो जब एनर्जी चला जाता है इस तरह से लाइट एनर्जी ट्रैवल करती है। कैसे ट्रैवल करती है, क्या होती है, वो हम अभी आगे पढ़ेंगे। इस बात को ज़रा समझना। ये बेसिकली होता है कैस्केड की फॉर्म में। किस फॉर्म में होता है? कैस्केड की फॉर्म में। कैस्केड की फॉर्म को मैं इसको आसानी से अगर मैं बताऊं, आसान अल्फाज में, फॉर एग्जांपल एक है ए, एक है बी, एक है सी, सही है। अब एनर्जी दानी, एक ए के पास एनर्जी आई, ए का इलेक्ट्रॉन एलिवेट हो गया। अब जब ये वापस आएगा ना तो बी का इलेक्ट्रॉन एलिवेट हो जाएगा, बी का इलेक्ट्रॉन एलिवेट होगा, ये सी के इलेक्ट्रॉन को एलिवेट कर देगा। इस तरह से एक एक करके आगे जा रहा होता है। अभी हो सकता है ये बात समझ में ना आए,
जैसे ही लाइट रिएक्शन समझाऊंगा ये बात भी समझ में आ जाएगी आपको, ये आपका ये कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा। अभी इसको छोड़ दो। अच्छा भाई आगे बढ़ते हैं। जो क्लोरोफिल ए का मॉलिक्यूल है वो 2 लाइट एब्जॉर्ब करता है, एक है रेड लाइट, एक है ब्लू लाइट। अगर हम देखें तो जो रेड लाइट है यानी विबग्योर है, विबग्योर, ये जो अरेंजमेंट है ये एनर्जी के बिहाफ पे है, यानी रेड की एनर्जी सबसे कम होती है, वॉलेट की एनर्जी सबसे ज़्यादा होती है, क्योंकि ब्लू और रेड एब्जॉर्ब कर रहे हैं। अगर ब्लू और रेड को देखें तो ब्लू के पास एनर्जी ज़्यादा है, रेड के पास कम है। तो इन द सेम वे होता क्या है, रेड एनर्जी, रेड लाइट जो है इतनी एनर्जी प्रोवाइड करता है मॉलिक्यूल को कि वो ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट 1 में जा सकता है, बस उससे आगे नहीं जा सकता। जबकि ब्लू लाइट इतनी एनर्जी प्रोवाइड कर देता है कि वो ग्राउंड स्टेट से निकल के एक्साइटेड स्टेट 1 में भी जा सकता है, एक्साइटेड स्टेट 2 में भी जा सकता है, ठीक है। बट दोनों ही सूरतों में वो जाता है एक्साइटेड स्टेट 1 में। ब्लू चाहे ब्लू लाइट एब्जॉर्ब करे चाहे रेड लाइट एब्जॉर्ब करे। अब रेड लाइट एब्जॉर्ब करके जाएगा एक्साइटेड स्टेट 1 में तो एनर्जी ख़त्म, पूरी हो गई। लेकिन ब्लू लाइट एब्जॉर्ब करके जाएगा एक्साइटेड स्टेट 1 में तो स्टिल थोड़ी सी एनर्जी बाकी रह जाएगी। जो बाकी की एनर्जी रह जाती है वो हीट की फॉर्म में, रेडिएशन लेस हीट की फॉर्म में रिलीज़ हो जाती है, ठीक है भाई। आई होप यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी। होपफुली यहाँ तक का लेक्चर आपको समझ में आ गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं। अच्छा भाई स्टूडेंट्स, तो अब हम बढ़ते हैं आगे के टॉपिक की तरफ, दैट इज़ लाइट रिएक्शन। मैंने बताया कि फोटोसिंथेसिस के 2 पार्ट होते हैं, 2 स्टेप्स में कंप्लीट होता है, लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन। और हमने पढ़ना है लाइट रिएक्शन। तो भाई लाइट रिएक्शन इटसेल्फ बहुत कॉम्प्लेक्स पार्ट है इसका, और यूँ कह लो कि सबसे ज़्यादा मुश्किल, सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्टी स्टूडेंट्स को इसी टॉपिक में हो रही होती है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। देखो लाइट रिएक्शन जो है उसको लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन भी कह रहे होते हैं। इसका मतलब ये है कि इस रिएक्शन को इनिशिएट करने के लिए लाइट एनर्जी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। यानी ये जो है लाइट की जो बेसिकली होता ये है कि लाइट की जो एनर्जी यूज़ हो रही होती है ना, यानी लाइट की एनर्जी जो कैप्चर करता है फोटोसिंथेसिस, वो इसी रिएक्शन में कर रहा होता है, वो इसी पार्ट में कर रहा होता है। या ये कह लो लाइट एनर्जी जो एब्जॉर्ब होती है वो इसी पार्ट में होती है। अच्छा, अब इसके डिज़ायर्ड प्रोडक्ट्स क्या होते हैं? डिज़ायर्ड प्रोडक्ट एक ATP है, सही है, और दूसरा है NADPH2। बता दिया था ये दोनों ही न्यूक्लियोटाइड है। एक मोनोन्यूक्लियोटाइड है जो एनर्जी इंटेक करता है, एक डाई न्यूक्लियोटाइड है जो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन इंटेक करता है, सही है। मैंने बताया अभी कि NADPH2 क्या करता है, लाइट एनर्जी से इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन लेकर डार्क एनर्जी को दे देता है। ATP लाइट एनर्जी को लेकर ले जाकर डार्क रिएक्शन को दे देता है। तो बेसिकली हम ये समझेंगे जब ATP और NADPH2 की फॉर्मेशन हो जाएगी तो हम ये समझेंगे कि लाइट रिएक्शन कंप्लीट हो गया, सही है। अच्छा भाई, अब लाइट रिएक्शन के फर्दर 2 पार्ट होते हैं, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन जिसको ETC करके एब्रीवेट किया जाता है, और दूसरा है फॉस्फोराइलेशन। क्योंकि लाइट की वजह से फॉस्फोराइलेशन होती है तो इसको कहते हैं फोटोफॉस्फोराइलेशन। फॉस्फोराइलेशन का मतलब है एडिशन ऑफ फॉस्फेट ग्रुप। अब एडिशन ऑफ फॉस्फेट ग्रुप किस में? ADP में जब फॉस्फेट ग्रुप ऐड होगा तो वो ATP बन जाएगा, सही है। दिस इज द एडिशन ऑफ फॉस्फेट ग्रुप, सही है। तो फॉस्फोराइलेशन, क्योंकि ATP को ATP में कन्वर्ट करने के लिए जो एनर्जी चाहिए वो लाइट प्रोवाइड करता है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड फोटोफॉस्फोराइलेशन, ठीक है भाई। अच्छा भाई, अब हम ज़रा क्लोरोप्लास्ट की स्ट्रक्चर को देखते हैं। देखो भाई, क्लोरोप्लास्ट है हमारे पास, मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल होता है। अब यहाँ पे 2-3 बातें सीखने वाली हैं, मैं ज़्यादा इसको एलिब्रेट नहीं कर रहा। क्लोरोप्लास्ट के अंदर जो फ्लूइड होता है हम उसको कहते हैं स्ट्रोमा। क्या कहते हैं? स्ट्रोमा कहते हैं। अब क्लोरोप्लास्ट के अंदर एक मेम्ब्रेन बाउंडेड सिस्टम होता है जिसको हम थाइलाकॉइड कहते हैं। अगर ये देखो, ये मेम्ब्रेन बाउंडेड सिस्टम है, देखो। अब इसको अगर हम थोड़ा सा यहाँ पे जूम इन करके देखें, कुछ इस तरह का मेम्ब्रेन बाउंडेड सिस्टम होता है, एक से ज़्यादा, सही है। ये सिंगल स्ट्रक्चर को सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड कैविटी कह लो या मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर कह लो, इसको हम थाइलाकॉइड कहते हैं। जब इसका एक बंच बन जाता है, बंच बन जाएगा तो हम इस बंच को ग्रैनम कहेंगे। सारे बंच को मिला के ग्रैनम कह रहे हैं, सिंगल बंच को हम ग्रैना कहते हैं, सही है भाई। अच्छा भाई,
थाइलाकॉइड। अब अगर इस थाइलाकॉइड को हम जूम इन करके देखें तो भाई थाइलाकॉइड में दो चीज़ें नज़र आ रही हैं, एक उसका मेम्ब्रेन, एक उसकी बाउंड्री और एक उसके अंदर का स्पेस, जिसको हम कहते हैं थाइलाकॉइड ल्यूमेन और उसकी बाउंड्री को हम कहते हैं थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन। उसके मेम्ब्रेन पे कुछ कॉम्प्लेक्सेस मौजूद होते हैं। वो कॉम्प्लेक्सेस क्या हैं अभी हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है भाई। तो ये हमारा क्लोरोप्लास्ट है। अब यहाँ पे एक चीज़ देखना, ये जो स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है जहाँ पे ग्रेनम है, सही है, जहाँ पे ग्रेनम मौजूद है, दिस वन इज कॉल्ड एज नॉन एप्रेस्ड, सही। और जहाँ पे ये नहीं है, जहाँ पे ग्रेनम की फॉर्मेशन नहीं हो रही, दिस इज कॉल्ड एप्रेस्ड रीजन, ठीक है भाई। अच्छा भाई, अब आगे बढ़ते हैं। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन जो होता है ना, वो तीन चीज़ों से मिलके बनता है। उसके तीन कंपोनेंट्स होते हैं। वो क्या है? क्लोरोफिल मॉलिक्यूल या यूँ कह लो पिगमेंट मॉलिक्यूल, सही है। तो पिगमेंट मॉलिक्यूल, नंबर 2 मेम्ब्रेन बाउंडेड प्रोटीन। अभी मैं इसको डिस्क्राइब नहीं करा क्या काम होता है, हम आगे अभी सबको पढ़ लेंगे। नंबर 3 इलेक्ट्रॉन कैरियर्स। इन तीन कंपोनेंट से मिलके हमारा इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन फॉर्म होता है, सही है। अच्छा, अब कुछ कॉम्प्लेक्सेस, 4 मेजर ग्रुप ऑफ कॉम्प्लेक्सेस हमारे पास मौजूद होते हैं फॉर द पर्पस ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। ये सारे कॉम्प्लेक्स कहाँ मौजूद है? ये सारे कॉम्प्लेक्स मौजूद है थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन में। जैसे मैंने अभी बताया, थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन में सारे कॉम्प्लेक्सेस मौजूद है। अब इन कॉम्प्लेक्सेस में कौन कौन से कॉम्प्लेक्स है? नंबर 1 फोटोसिस्टम 1, सही है। अच्छा, कोई सीक्वेंस नहीं है, मैंने लिख दिया नंबर 1 फोटोसिस्टम 1, जिसको PS1 करके एब्रीवेट किया जाता है। नंबर 2 फोटोसिस्टम 2, जिसको PS2 करके एब्रीवेट किया जाता है। बट थिंग इज दैट इसको PS1 क्यों कह रहे हैं, इसको PS2 क्यों कह रहे हैं? जबकि रिएक्शन स्टार्ट PS2 से होता है और PS1 में बाद में होता है, बट फिर भी हम इसको PS1 कह रहे हैं और इसको PS2 कह रहे हैं। इसकी वजह ये है कि PS1 में जो रिएक्शन सेंटर होता है, मैंने बताया था ना, PS1 में फोटो सिस्टम जो होता है उस पर एंटीना कॉम्प्लेक्स मौजूद होता है। एंटीना कॉम्प्लेक्स में वो एरिया जहाँ पे रिएक्शन स्टार्ट हो, दैट इज़ रिएक्शन सेंटर। क्योंकि PS1 में का जो रिएक्शन सेंटर होता है वहाँ पर सिर्फ एक क्लोरोफिल का मॉलिक्यूल मौजूद होता है, क्लोरोफिल ए का सिर्फ एक मॉलिक्यूल मौजूद होता है, दैट्स वाई PS1। और PS2 में रिएक्शन सेंटर में क्लोरोफिल का 2 मॉलिक्यूल मौजूद होता है, दैट्स वाई इट इज कॉल्ड एज PS2, यानी क्लोरोफिल का डायमर मौजूद होता है। बुक में लिखी है बात, पेज नंबर 250 में जो लास्ट पैराग्राफ है, आप वहाँ पर उसको रीड करना, ये बात लिखिए। अच्छा भाई, एक और बात सबसे ज़रूरी, जो पिगमेंट के मॉलिक्यूल्स होते हैं PS1 में, फोटोसिस्टम 1 में, वो 700 नैनोमीटर की लाइट को एब्जॉर्ब कर सकते हैं। अच्छा, एक और बात याद रखना, सम टाइम ये डिफरेंट यूनिट में आ सकता है, डिफरेंट यूनिट में आएगा तो ये नंबर चेंज हो सकता है, तो आपको ये कन्वर्जन आनी चाहिए, सही है। अच्छा खैर, जो मॉलिक्यूल मौजूद होता है वो 700 नैनोमीटर की लाइट को एब्जॉर्ब कर सकता है, दैट्स वाई उसे हम P700 भी कहते हैं। और जो PS2 होता है वो 680 नैनोमीटर की लाइट को एब्जॉर्ब कर सकता है, तो हम उसको P680 भी कहते हैं, ठीक हो गया। अच्छा भाई, आगे बढ़ते हैं। एक और कॉम्प्लेक्स होता है साइटोक्रोम BF कॉम्प्लेक्स, सही है। क्या काम होता है अभी मैं इसको डिस्क्राइब नहीं कर रहा, आगे जब पढ़ाऊँगा खुद समझ में आ जाएगी बात। और एक होता है ATPase कॉम्प्लेक्स, नाम से ही समझ में आ रहा होगा, ATP की सिंथेसिस के लिए मौजूद होता है। कैसे काम करता है, क्या करता है, अभी नहीं बता रहा। अच्छा भाई, इलेक्ट्रॉन कैरियर के बारे में बताया था। इलेक्ट्रॉन कैरियर हमारे पास 3 मौजूद होते हैं, प्लास्टोक्विनोन, प्लास्टोसायानिन एंड फेरेडॉक्सिन। प्लास्टोक्विनोन, प्लास्टोसायानिन और फेरेडॉक्सिन, ठीक है भाई। ये हमारे पास कुछ कंपोनेंट्स हो गए जिसमें लाइट रिएक्शन हो रहा होता है। अब एक और बात, वो क्या, देखो भाई, ये जो PS1 होता है और ये जो ATP सिंथेटेज होता है, ये मौजूद होता है नॉन एप्रेस्ड रीजन में, सही है। और जो हमारे पास जो PS2 है और लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स है, वो होता है एप्रेस्ड रीजन में, सही है। तो अच्छा खैर, अब ये बात, और जो साइटोक्रोम BF कॉम्प्लेक्स होता है वो थ्रू आउट द थाइलाकॉइड हर जगह पे प्रेजेंट होता है, सही है। अच्छा जी, अब जो है हम ये वाली वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। नेक्स्ट वीडियो जो है हमारी, नेक्स्ट वीडियो में इस पूरे टॉपिक को डिटेल में बताया गया है, उस वीडियो को भी ज़रूर देखना। देखने के बाद पूरी बात आपको समझ में आ गई होगी। अगर आज यहाँ तक की बात समझ में आ गई है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, कमेंट करके अपने रिव्यूज़ ज़रूर दो। थैंक यू सो मच। मैं आपका टीचर डॉक्टर मोहम्मद हबीब अमीन। अल्लाह हाफ़िज़।